हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर शो लीगल एड ऑर्गेनाइज्ड बाय नवाद फाउंडेशन। मैं आपका दोस्त होस्ट रंजीत झा अपने इस नए प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है डाइवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। शायद वेस्टर्न कल्चर में ये आम बात हो सकती है, पर इंडियन कल्चर के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से देखा गया है जो ग्लोबली हिंदुस्तान में डाइवोर्स की रेशियो सबसे कम है, दैट इज ओनली 1% कंपेयर टू एंटायर वर्ल्ड। तो अगर देखा जाए 1000 कपल अगर शादी होता है तो उसमें से सिर्फ 13 कपल ही डाइवोर्स के लिए जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में कम है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा तो है ही। तो वो कौन सा शहर है? लग्जमबर्ग में 87% डाइवोर्स की घटनाएं हैं। उसके बाद सेकंड में आता है आपका स्पेन और फिर फ्रांस। तो चलिए मिलते हैं हमारे एडवोकेट कनय विश्वास जी से और पूछते हैं इससे जुड़े हुए सवाल। सर, बहुत अच्छी बात है, हमारे शो को लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आज का जो डाइवोर्स का टॉपिक है वो कुछ ऐसा है जो, वैसे तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे विभिन्न समाज और धर्म के लोग रहते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कौन कौन से धर्म या समाज के लोग आते हैं? हिंदू के हिसाब से जो जैन, बुद्ध, सिख स्पेसिफिक इनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। बाकी द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूइश, जो छोड़ के बाकी जो लोग हैं ये लोग के ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। ये छोड़ के भी अगर कोई समाज है, आर्य समाज हो गया, बुद्ध समाज हो गया, तो ये सब समाज जो है ना इसके ऊपर भी लागू होता है। बाद में क्या होता है कि कोई अगर कन्वर्जन होके मुस्लिम टू हिंदू में आ गया या कोई भी रीजन चेंज करके मुस्लिम हिंदू में आ गया, इनके ऊपर में भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू एक्ट के तहत जो ये लॉ है, मैरिज एक्ट जो है, उसमें 2 शादी या 3 शादी अलाउ है? नहीं, डेफिनेटली इसमें तो है ही नहीं। अच्छा। बिकॉज कैसा है, हिंदू मैरिज का एज पर हिंदू लॉ 1955 का एक्ट है ये। अच्छा। इसमें इनका लाइफ टाइम में एक ही शादी कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई शादी है दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंसेस। ओके। यस। और उसके लिए कोई सजा? डेफिनेटली अगर एक का लाइफ टाइम पे, अगर हस्बैंड या वाइफ जो भी है, अगर लाइफ टाइम पे किसी ने भी अगर कोई दूसरा शादी किया तो दैट इज कॉल्ड बाइगमी। तो इसमें आईपीसी का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उनका 7 साल का सजा होता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, इट इज एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता है, बट आपको कोर्ट में जाने के बाद, प्राइमा फेसी कोर्ट देखने के बाद, मैटर चलने के बाद आपको 7 साल का सजा भी हो सकता है इसमें। शादी के कितने दिनों के बाद कोई व्यक्ति डाइवोर्स के लिए अपील कर सकता है? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजुअली क्या होता है कि शादी होने के बाद ही कि तुरंत कुछ इश्यूज हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो कोई भी एक पार्टी है आपको डायरेक्टली एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है 1 ईयर। 1 ईयर के जो गैप रहेगा वो आपको मेंटेन करना ही है। उसके पहले आप डायरेक्टली डाइवोर्स के लिए नहीं जा सकते। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होता है, जैसे वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज सेक्शन जो अपना 11 और 12 में कुछ ग्राउंड बताया, उसके हिसाब से आप 1 साल के पहले भी जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो है ना, आपको अगर डाइवोर्स के लिए जाना है, शादी का मिनिमम 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। आपने अभी वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज की बात कही, बताइए डिटेल में क्या होता है? वॉइड मैरिज ऐसा है कि जैसे किसी ने दूसरा शादी किया, ऑलरेडी शादीशुदा है, इट इज कॉल्ड वॉइड मैरिज। दूसरा, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप में शादी किया है जहाँ पे रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, सोपिंडो रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप में अगर कोई शादी होता है तो भी ये वॉइड मैरिज है। और वॉइडेबल मैरिज ऐसा होता है कि जैसे इंसैनिटी, जैसे इम्पोर्टेंसी, राइट ना। फिर क्या हुआ, शादी के टाइम पे वाइफ या जो भी है ना, ऑलरेडी सी इज प्रेग्नेंट, या जो कंसेंट उनका लिया गया शादी के टाइम पे, आइदर हस्बैंड और वाइफ जो भी है, उनका कैसा होता है, बाय फोर्स किया हुआ है, बाय फ्रॉड लिया गया, तो ये सब सिचुएशन बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल मैरिज। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है कि वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज, आपको वॉइड मैरिज इट इज फ्रॉम द इनिशियल, इट इज ए वॉइड ऑफ इनिशियो। ओके, ये ऑलरेडी वॉइड है, पहले से ही ये जो है ना नहीं होना चाहिए, इट इज कॉल्ड वॉइड मैरिज। वॉइडेबल मैरिज ऐसा होता है कि आपको अगर उसको वॉइड करना है तो आपको कोर्ट में जाके सिविल कोर्ट से उसका डिक्री लेना पड़ेगा।
ओके। सो ये वॉइड होगा। किसी भी पुरुष या महिला के लिए डाइवोर्स का क्या क्या ग्राउंड है या आधार है? डाइवोर्स का बहुत सारा ग्राउंड है। इन जनरल जो भी रेगुलर जो अपना जो ग्राउंड बनता है उसमें से कुछ ग्राउंड ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए स्पेसिफिक 4 ग्राउंड होता है जो सिर्फ वाइफ ही यूज कर सकता है। उसमें हस्बैंड जाके डायरेक्ट वो 4 ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकता है। तो जो कॉमन ग्राउंड रहेगा डाइवोर्स का जो हस्बैंड और वाइफ के लिए है वो यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट ग्राउंड ऐसा है कि एडल्ट्री। अगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर एडल्ट्री में है, किसी के साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो ये एडल्ट्री में आता है, तो दोनों के लिए ग्राउंड मिलता है। अगर हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर्स है एक रिलेशनशिप में तो वाइफ को मिलता है, वाइफ का है तो हस्बैंड को मिलता है। ओके। दूसरा ये मिलता है कि अपना क्रुएल्टी का ग्राउंड जो सेक्शन 13(1)(1)(a) के हिसाब से कि अगर किसी के ऊपर भी क्रुएल्टी होता है, क्रुएल्टी क्या होता है, मेंटल भी होता है, फिजिकल भी होता है, तो उसको भी एक ग्राउंड मिलता है डाइवोर्स फाइल नहीं करने के लिए। थर्ड जो होता है अपना डिजर्शन। डिजर्शन का क्या रहता है कि अगर कोई भी 2 साल के ऊपर है, 2 साल से एक दूसरे से अलग है, तो भी उनको एक ग्राउंड मिलता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन वो डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो ग्राउंड मिलता है कि अनसाउंड ऑफ माइंड, अगर कोई पागल है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये एक हो गया। दूसरा अगर लेप्रोसी, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में जो 1950 का एक ग्राउंड भी है लेप्रोसी। कैजुअली आज के दिन में लेप्रोसी का ग्राउंड कैसे क्रिएबल है, लेकिन यूजुअली कोई फाइल नहीं होता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। थर्ड होता है जैसे वेनरल डिजीजेस, जैसे एड्स हो गया, ये सब डिजीज, इसमें भी एक ग्राउंड मिलता है डाइवोर्स फाइल करने के लिए। बाकी का जो ग्राउंड है जैसे रिनाउंस फ्रॉम द वर्ल्ड, अगर कोई किसी का सिविल डेथ हो जाता है, 7 साल के लिए वो मिल नहीं रहा है, सन्यास में गया हो, तो फिर वो भी एक ग्राउंड बनता है। फिर क्या होता है एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम ला 7 ईयर्स, 7 साल से उसको मिल नहीं रहा है। सो ये सब ग्राउंड होता है कि एक डाइवोर्स फाइल करने के लिए आइदर हस्बैंड भी कर सकते हैं, वाइफ भी कर सकते हैं। और दो जो ग्राउंड है दैट इज वेरी टेक्निकल ग्राउंड, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलता है। उसमें क्या होता है कि जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, सेक्शन 99 और सेक्शन 10। जुडिशियल सेपरेशन का क्या रहता है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन का ऑलरेडी डिक्री पास हो चुका है, उसके बाद 1 साल के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में कोई भी कोहैबिटेशन वगैरह हुआ नहीं है, सो इट इज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। उसके बाद अगर रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट का कोई भी मैटर फाइल किया हस्बैंड वाइफ, उसका भी स्पेसिफिक डिक्री होने के बाद 1 साल के अंदर अगर किसी का भी कोहैबिटेशन वगैरह नहीं हुआ है, ये भी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स के लिए। ये छोड़ के ये तो हस्बैंड वाइफ सबके लिए कॉमन ग्राउंड हो गया। अभी जो स्पेसिफिक 4 ग्राउंड वाइफ को एक्स्ट्रा मिलता है, वो क्या है? उसमें 4 ग्राउंड ऐसा है। एक ग्राउंड यूजुअली अभी यूज नहीं होता है, उसमें से ऐसा है कि अपना जो हिंदू लॉ, इट इज ए कोडिफाइड लॉ। सो 1955 में ये लॉ पास हुआ। कभी क्या होता है कि 1955 लॉ पास होने के पहले किसी का अगर 2 वाइफ 3 वाइफ, तो इट वाज एन वैलिड ग्राउंड, वैलिड मैरिज। सो अभी क्या हुआ है कि लॉ एक्ट पास होने के बाद कोई दूसरा वाइफ या थर्ड वाइफ को ऐसा लगा कि नहीं ऑलरेडी तो शादीशुदा है, मुझे अभी नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है, तो वो ग्राउंड में वो डाइवोर्स एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर सकता है। एक ग्राउंड हुआ वाइफ का। सेकेंड जो ग्राउंड है वो ऐसा है कि अगर हस्बैंड जो है उसमें हस्बैंड इज गिल्टी फॉर रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी, सो इट इज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ। थर्ड जो होता है, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्बाइन है, जैसे सेक्शन 18 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से और 125 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से दोनों ही मेंटेनेंस के लिए अगर वाइफ ने मैटर फाइल किया और वाइफ का ये जो मैटर है वाइफ के फेवर में मैटर आ गया, वाइफ ने ये मैटर को जीत लिया, उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर पास होने के बाद अगर 1 साल का रिलेशनशिप कुछ हुआ नहीं ऑर्डर पास होने के बाद हस्बैंड वाइफ में, देन इट इज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। सो सेक्शन 18 के हिसाब से भी है, 125 के हिसाब से भी है। स्पेसिफिक ऑर्डर होने के पास अगर 1 साल पे अगर कोहैबिटेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, सो वाइफ का राइट है कि हस्बैंड के अगेंस्ट में ये ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर कोई म्यूचुअल डाइवोर्स है तो उसका क्या प्रोसेस है, और अगर नहीं है तो उसका क्या प्रोसेस है? म्यूचुअल कंसेंट का जो है सेक्शन, ये तो हमने ग्राउंड का बात किया, कौन सा ग्राउंड में डाइवोर्स हो सकते हैं। इफ बोथ द पार्टीज आर एग्रीड बाय म्यूचुअली कि
अपना जो भी कंडीशन है, ये अमिकेबल सेटलमेंट हो गया, कंडीशन ऑलरेडी एग्रीड हो गया बाय बोथ द पार्टीज, तो एक 13B एक सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें 13B में के हिसाब से बोथ पार्टी दोनों साथ में एक म्यूचुअल पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसमें मिनिमम टाइम पीरियड जो है ना 6 मंथ का है। जैसे एप्लीकेशन अपना पिटिशन फाइल हुआ, 6 मंथ के बाद का डेट आएगा, बीच में कुछ प्रोसेस रहता है। कोर्ट का क्या व्यू रहता है कि दोनों को एक बार रिकंसिलिएशन के लिए, एक बार मेडिएशन के लिए बैठ के समझाना, कोर्ट इसके लिए ट्राई भी करता है। नहीं हुआ फिर डायरेक्टली 6 मंथ का डेट आता है, जो डेट आएगा फाइनली वो डेट के हिसाब से पूरा अपना मैरिज जो है ना डिसॉल्व होता है। आपने अभी जुडिशियल सेपरेशन की बात कही, तो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि उस दौरान अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहता है तो क्या वो डिवोर्स के प्रोसेस को इफेक्ट करता है? नहीं, जुडिशियल सेपरेशन के स्पेसिफिक सिविल कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, डिक्री होना चाहिए। क्या होता है कि आपका मैरिज हुआ, शादी हुआ, इसके बाद जो सोल्यूशन है, अगर किसी को डाइवोर्स में नहीं जाना है, उसको लगा कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन में रहता है, स्पेसिफिक कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद अगर हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशनशिप होता है तो ये इट इज नॉट ए वैलिड रिलेशनशिप। तो अगर वाइफ को लगा कि आपके ऊपर 376B के हिसाब से FIR लॉन्च होना चाहिए, तो FIR भी लॉन्च हो सकता है रेप का। अच्छा, मतलब हम जो सुनते हैं इतने सारे हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप का केस लगता है, यही एक ये ग्राउंड है। जुडिशियल सेपरेशन के स्पेसिफिक ऑर्डर होने के बाद भी अगर हस्बैंड वाइफ विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ अगर कोई जबरदस्ती हुआ तो इसमें 376 के हिसाब से FIR भी लॉन्च होता है। अच्छा, अगर ये जुडिशियल सेपरेशन के दौरान हस्बैंड और वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर रिलेशनशिप रखते हैं, क्या ये डिवोर्स के प्रोसेस को इफेक्ट करता है? नहीं, देखिए, जुडिशियल सेपरेशन जो है इट इज नॉट द परमानेंट सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन जो है इट इज नॉट द परमानेंट सेपरेशन। तो यही सेपरेशन में अगर किसी के साथ एडल्ट्री, जैसा बोला, कोई रिलेशनशिप में है, तो ये एडल्ट्री में जाएगा। इट इज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अच्छा, अगेन इट्स ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो नॉर्मली डिवोर्स होने के कितने दिन के बाद कोई दूसरी शादी के लिए जा सकता है? देखिए, उसका जो स्पेसिफिक अपील पीरियड रहता है, बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा है कि आज डिवोर्स हुआ, 1 हफ्ते में शादी करके ले लिया। अच्छा, तो बट एज पर लॉ कि उनको कुछ दिन के लिए रोकना चाहिए। क्या होता है, हर एक चीज का जो ऑर्डर होता है ना, उसका एक अपील पीरियड रहता है। इन जनरल 90 डेज अपील पीरियड है, इसमें 90 डेज तक रुकना चाहिए आपको, उसके बाद ही आपको फिर दूसरा शादी के लिए जाना है। अच्छा, सवाल एक आया है नूतन शर्मा जी का, वो पिछले 1 दशक से हस्बैंड से अलग रह रही हैं और उनका क्या कहना है, उनका लाइफ तो वही ठहर गया, लेकिन उनके हस्बैंड, अचानक पता चला जो अभी उनके हस्बैंड ने शादी कर लिया है उससे एक बच्चा भी है, और इनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि उनका हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलके उस दूसरी वाइफ को मिल रहा है। तो अब इनके पास क्या प्रोविजन है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो फर्स्ट वाइफ है, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट है, फर्स्ट वाइफ इज ए लीगल मैरिड वाइफ। जो रिलेशनशिप है फर्स्ट वाइफ का, जो भी बेनिफिट है तो फर्स्ट वाइफ को ही मिलना चाहिए, क्योंकि सेकेंड जो रिलेशनशिप है इट इज एन इलीगल रिलेशनशिप। तो फर्स्ट वाइफ के पास ऑप्शन क्या है कि इनके अगेंस्ट में जाके, हस्बैंड के अगेंस्ट में जाके 494 के हिसाब से, IPC 494 के हिसाब से कोर्ट में जाके डायरेक्ट कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, और उसमें 7 साल का सजा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा अगर मैटर है कि बेनिफिट का आपने बात बोला, सेकेंड वाइफ अगर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाइफ का कोई फर्स्ट वाइफ बन के कि मैं फर्स्ट वाइफ हूँ, उनका कुछ झूठा डॉक्यूमेंट बनाया, और वो झूठा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कोई भी कंसर्न अथॉरिटी में उसको सबमिट करके उसका बेनिफिट ले रहा है, सो इट इज फर्दर इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ये चीटिंग फोर्जरी का मैटर भी हस्बैंड वाइफ दोनों के अगेंस्ट में हो सकता है। डाइवोर्स के वक्त देखा गया है कि नॉर्मली एलुमनी और बच्चे की कस्टडी को लेके बहुत बड़ा इशू बनता है, तो ये आपका एलुमनी का कैलकुलेशन कैसे होता है? यूजुअली एलिमोनी का जो है, ये एलिमोनी अगर देखेंगे ना हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से 24 और 25 के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। 24 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ऐसा होता है कि जब भी कोई सूट पेंडिंग है, तो जब तक वो सूट का डिसीजन नहीं आता है तब तक एक इंटरिम प्रोटेक्शन मिलता है, एक इंटरिम अमाउंट देना पड़ता है। 25 क्या होता है, एक परमानेंट मेंटेनेंस कैलकुलेशन होता है। बट ये कैलकुलेशन जो होता है ना, ये डिपेंड होता है, कोर्ट डिसाइड करता है क्या होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है
इसमें मेंटेनेंस कौन मांगने वाला है? वाइफ मांगता है यूजुअली, जबकि 24 में हस्बैंड वाइफ दोनों ही में एक दूसरे से मेंटेनेंस मांग सकता है। ओनली इट इज एन एक्सेप्शन कि इसमें अगर हस्बैंड जो है, हस्बैंड इनकैपेबल है, वाइफ कैपेबल है, तो हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है 24 के हिसाब से। बट यूजुअली वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में मेंटेनेंस मांगता है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे आता है? डिपेंड होता है कि अगर वाइफ वर्किंग है, राइट ना, अगर वाइफ का बैकग्राउंड बहुत साउंड बैकग्राउंड है, या हस्बैंड का जो इनकम है, हस्बैंड का इनकम के ऊपर उनका जो लायबिलिटीज है, घर में पेरेंट्स है, उसका दूसरा भी जो बहुत सारा खर्चा है, उसको जो खर्चा जो है ना उसके हिसाब से दिखाना पड़ेगा कि अगर उनका 50,000 का उनका सैलरी है, उसके अगेंस्ट उसका खर्चा कितना है। तो ये सब खर्चा प्लस वाइफ का कैपेबिलिटी, ये सब देखने के बाद यूजुअली कोर्ट डिसाइड करता है। यूजुअली क्या होता है, कभी जो इनकम होता है हस्बैंड का उसका 25% जो होता है यूजुअली ये कोर्ट ग्रांट करती है। ये तो आपने फाइनेंशियल रिलीफ की बात की, इसके अलावा और कोई ऐसा रिलीफ जो डिमांड कर सकती है? ये छोड़ के भी जैसे मैंने आपको बोला, ये अगर 24 मेंटेनेंस के हिसाब से जो इंटरम मेंटेनेंस है, जो परमानेंट मेंटेनेंस होता है, तो उसमें अगर हस्बैंड के पास कुछ प्रॉपर्टी है वो भी कंसिडरेशन में लाता है कोर्ट कि एटलीस्ट कैसा होता है कि 25 के हिसाब से जो परमानेंट एलिमोनी होता है, परमानेंट एलिमोनी में हस्बैंड का जो बाकी का जो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी कंसिडरेशन में होने के बाद ही एक परमानेंट एलिमोनी दिया जाता है। सो इट इज एट द टाइम ऑफ पासिंग द जजमेंट और डिक्री फॉर डाइवोर्स, ये ग्रांट किया जाता है। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, जो हस्बैंड भी एलिमनी के लिए जा सकता है। जा सकता है। अच्छा, Yes. मतलब अगर नहीं, ये स्पेसिफिक है। जैसे क्या होता है, वाइफ का मेंटेनेंस के लिए क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 125 सीआरपीसी, बाकी का भी सेक्शन 18 ऑफ जो हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट है, ये तो है प्रोविजन वाइफ के लिए। सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केसेस है 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें आइदर इफ वाइफ इज नॉट कैपेबल देन वाइफ के हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट में भी मेंटेनेंस वगैरह क्लेम कर सकता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। सर, चाइल्ड कस्टडी के दौरान अदालत किन महत्वपूर्ण चीजों को नजर में रखते हुए अपना जजमेंट देती है? चाइल्ड कस्टडी डिपेंड होता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। यूजुअली क्या होता है कि कोर्ट में अगर पिटीशन फाइल हुआ तो कोर्ट क्या देखता है कि बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, किसके पास अगर चाइल्ड जाएंगे उसका बेनिफिट उसमें होगा, उसकी हिसाब से उसका कस्टडी कोर्ट फिक्स होता है। बाकी क्या होता है कि अगर 5 साल तक का कस्टडी वो परमानेंटली उसका मम्मी के पास ही रहता है, जो मदर है 5 साल का कस्टडी बच्चे का माँ के पास ही रहता है। उसके बाद अगर कस्टडी के लिए कोई पिटीशन वगैरह फाइल किया तो उसका, जैसे मैंने बोला आपको कि उसका बेनिफिट, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ये सब चीज जो होता है ना कोर्ट डिसाइड करने के बाद ही कोर्ट किसी को कस्टडी वगैरह हैंड ओवर करता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, दादा दादी का है सवाल। वो उनका कहना है कि एक बच्चा अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक दिखा सकता है, तो जब बच्चे की कस्टडी दी जाती है उस वक्त दादा दादी को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता? नहीं, दादा दादी का तो राइट ऑब्वियसली है, क्योंकि प्रॉपर्टी में है तो उसका जो एक्सेस राइट है ये उनको मिलता है। और कोई सिचुएशन ऐसे भी बनता है जिसमें कोर्ट जो होता है उसका कस्टडी के लिए अगर कैपेबल फादर नहीं है, मदर नहीं है, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन भी आता है, तो कस्टडी भी एक जो उनका दादा दादी है उनको भी हैंड ओवर किया जाता है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मम्मी डैडी को दिया जाता है। ये तो हुई दादा दादी के इमोशन की बात, लेकिन कभी आपने सोचा है कि डाइवोर्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में अलगाव नहीं लाता, बल्कि उससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल लाके खड़ा कर देता है? उस बच्चे के बारे में सोचा है कि उसके मानसिकता पे क्या असर पड़ता है? एक शादी को कायम रखने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा भरोसा, थोड़ा सम्मान, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा प्यार। क्या हम इतने गरीब हैं कि ये भी शेयर नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।